गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरे पहले वीडियो में जो कि बेसिक्स पार्ट 1 है अकाउंटेंसी के ऊपर। अब देखिए, अकाउंटेंसी को समझने से पहले आपको जो समझना है वो ये कि अब आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली है और बेसिकली कॉमर्स स्ट्रीम में क्या होता है कि एक परफेक्ट बिजनेसमैन बनने के लिए जो हमें नॉलेज चाहिए होती है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ाई जाती है। उसी में एक सब्जेक्ट हमारा ये आता है अकाउंटेंसी। तो एक्चुअल में हम इस सब्जेक्ट में क्या सीखते हैं, बहुत सिंपल वे में इसमें हम वही काम करना सीखते हैं जो पहले मुंशी या मुनीम किया करते थे, मतलब पैसों का हिसाब किताब रखना। तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, बिजनेस के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है, पैसों का लेन देन हो रहा है, हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और साथ ही साथ मतलब ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस करने पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसकी कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। तो एक तरीके से इस सब्जेक्ट में और कुछ नहीं, हम एक तरीके से मुंशी या मुनीम बनने जा रहे हैं, जो कि आजकल अकाउंटेंट भी कहलाते हैं। तो देखिए, जब भी कोई नया सब्जेक्ट हम शुरू करते हैं तो उस सब्जेक्ट के कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, डेफिनेशंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तभी फिर हम उस सब्जेक्ट को सही ढंग से समझ पाते हैं। जैसे मैथ्स में आपको इनिशियल स्टेज में कहा जाता है कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, बट साइन बड़े वाले का आता है। तो कुछ इस तरीके से ही अकाउंट्स में भी अपनी कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो हमें पहले समझने जरूरी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आपके गुड्स। अब जरा इसकी स्पेलिंग पे आप ध्यान दीजिए। स्पेलिंग है GOODS, गुड्स। यहां पर खाली गुड नहीं लिखना, क्योंकि अगर आप खाली गुड लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, अच्छा। और वेरी गुड का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा, जो आपको बहुत बारी मिल चुका है। लेकिन अकाउंटेंसी में उस गुड का कोई लेना देना नहीं है। तो जो आपकी रियल टर्म है वो है गुड्स। अब गुड्स का क्या मतलब होता है, देखिए, गुड्स को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो गुड्स का मतलब होता है वो आइटम जिसका हम बिजनेस करते हैं। तो सीधी सी बात है, जिस आइटम का हम बिजनेस करेंगे वो गुड्स की डेफिनेशन में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे केमिस्ट की शॉप है तो मेडिसिन जो है वो उसके लिए गुड्स की डेफिनेशन में आएंगी। अगर हलवाई की दुकान है तो मिठाइयाँ गुड्स की डेफिनेशन में आएंगी। फर्नीचर की शॉप है तो फर्नीचर गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। मोटर पार्ट्स की शॉप है तो मोटर पार्ट्स जो आप बेच रहे हैं वो गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। तो मतलब जिस आइटम का हम बिजनेस करते हैं वो गुड्स की डेफिनेशन में आती है। तो अब यहां पर आपको एक पॉइंट और भी समझना है, वो क्या, कि वो आइटम जिनका हम बिजनेस नहीं करते वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, हलवाई की दुकान है तो जो मिठाइयां हैं वो तो आपके गुड्स की डेफिनेशन में आएंगी, लेकिन वहां जो रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ है, फर्नीचर पड़ा हुआ है, उन्हें हम गुड्स की डेफिनेशन में काउंट नहीं करते। तो यहां पर जो आपको समझना है वो ये कि गुड्स जो है सिर्फ और सिर्फ उन आइटम्स के लिए यूज किया जाता है वर्ड जिनको हम बेचते हैं या जिसका हम बिजनेस करते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट आपको और थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि जैसे अगर फर्नीचर की शॉप है तो फर्नीचर की शॉप में कभी आप गए होंगे तो कुछ फर्नीचर डिस्प्ले में रखे होते हैं बेचने के लिए, और कुछ फर्नीचर जो है वो यूज कर रहे होते हैं अपने खुद के लिए ऑफिस के अंदर, जैसे टेबल है या चेयर है। तो यहां आपको जो समझना है कि जो फर्नीचर का पार्ट बेचने के लिए रखा गया है फर्नीचर शॉप में वो उसके गुड्स की डेफिनेशन में आएंगे, और जो वो खुद अपना यूज कर रहे हैं ऑफिस के अंदर उसे हम गुड्स नहीं कहेंगे, उसे फर्नीचर ही कहा जाएगा। तो यहां पर ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो जब हम गुड्स की बात करते हैं तो देखिए, जब हम गुड्स बेचते हैं तो नेक्स्ट टर्म आती है हमारी सेल्स। तो अगेन इस पे स्पेलिंग पे आपने ध्यान देना है, SALES, सेल्स। ये सेल नहीं है। अगर खाली आप SALE लिखते हैं तो उसका मतलब होता है छूट या डिस्काउंट। जैसे कई बारी आपने बैनर्स देखे होंगे, सेल सेल अप टू 30% ऑफ, अप टू 20% ऑफ, तो वो एक्चुअल में डिस्काउंट को ऑफर कर रहे होते हैं। तो जो रियल टर्म है अकाउंट्स में वो है सेल्स। एस लगाना मत भूलिएगा क्योंकि मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो लिखने पे भी आपको ध्यान देना है और वर्डिंग पे भी आपको ध्यान देना है। तो सेल्स वर्ड तभी यूज करते हैं जब हम गुड्स बेचते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे सपोज हमारी मोटर पार्ट्स की शॉप है। मोटर पार्ट्स सपोज हमने 50 लाख के बेचे, तो पहले तो आप ये समझिए कि मोटर पार्ट्स हमारे गुड्स हैं, हम उसे 50 लाख में बेच रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको सिंपल
इतना ही कहता हूं कि आज मैंने 50 लाख की सेल्स करी, और कुछ नहीं कह रहा। सिर्फ वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा हूं मैं, आज मैंने 50 लाख की सेल्स करी। तो ये सेल्स वर्ड किसको इंडिकेट कर रहे हैं, गुड्स को। मतलब जब भी गुड्स बेचे जाते हैं तभी हम सेल्स वर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा, गुड्स के अलावा अगर कोई और आइटम बेची जाती है तो वो सेल्स की डेफिनेशन में नहीं आती। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जब हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स दो टाइप की होती हैं, एक कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल्स। अब कैश सेल्स जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है कि इसमें हम कैश बेसिस पर गुड्स को बेचते हैं। तो मतलब जब भी कोई खरीदने आएगा तो हम उससे कैश लेते हैं और गुड्स उसको बेच देते हैं, मतलब हम उसको उधार नहीं दे रहे। तो वो आपकी कैश सेल्स कहलाती है। और ज्यादातर जो शोरूम्स वगैरह होते हैं, आप कोई भी चीज खरीदने जाओगे तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी वो आपको गुड्स डिलीवर करेंगे। तो मतलब वो कैश सेल्स कहलाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बिजनेस में कुछ पैटर्न या ट्रेंड ऐसा होता है कि क्रेडिट बेसिस पे भी गुड्स को बेचा जाता है। तो जब हम क्रेडिट बेसिस पर गुड्स बेचते हैं तो वो क्रेडिट सेल्स कहलाती है। तो यहां पर अब क्या होता है कि जैसे सपोज एक पर्सन है, उसका नाम है मोहन, हम उसको 30,000 के गुड्स क्रेडिट बेसिस पर बेचे। अब मोहन कहता है कि मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा। तो ऐसे में मोहन जो है वो हमारा डेटर कहलाएगा। तो अकाउंट्स में डेटर का मतलब क्या होता है, वो पर्सन या फर्म जिनको हमने क्रेडिट सेल्स करी है और इस वजह से हमने उससे अमाउंट लेना है। तो नॉर्मली हम कह देंगे कि मोहन को हमने क्रेडिट सेल्स करी थी, इसलिए मोहन हमारा डेटर कहलाएगा। डेटर्स को हम बुक डेब्ट्स भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है जो आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर नेक्स्ट टर्म जो आती है वो है बिल्स रिसीवेबल। इसको हम शॉर्ट में BRB कहते हैं। तो बिल रिसीवेबल क्या होता है, अब देखिए जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो जो हमारे पुराने कस्टमर्स होते हैं उनके बारे में तो हमें पता होता है कि भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी कोई नए कस्टमर्स भी जो हैं हमारे पास आते हैं और वो क्रेडिट सेल्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो देखिए बिजनेस का मेन एम क्या होता है, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। मतलब आप भी बिजनेस करोगे तो यही सोचोगे भी मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करूं। तो ऐसे में प्रॉफिट तभी आप ज्यादा अर्न कर सकते हैं जब आप सेल्स ज्यादा करें, ठीक है ना। और सेल्स ज्यादा करने का मतलब है नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वो इंक्रीज होते रहने चाहिए। तो यहाँ पर जब कोई क्रेडिट सेल्स के लिए रिक्वेस्ट करता है तो हम उसको मना नहीं कर पाते, क्योंकि हमें अपनी सेल्स को बढ़ाना है, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है। लेकिन वहीं पर एक रिस्क भी इन्वॉल्व होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पर्सन हमें पेमेंट ही ना करे फ्यूचर में, मतलब पैसा लेने जाए और मना कर दे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है कि जब कोई नया कस्टमर, सपोज मानकर चल रहे हैं, ठीक है, मोहन को ही दोबारा ले लेते हैं कि मोहन को हमने क्रेडिट सेल्स करी 20,000 की और वो हमसे 3 महीने का टाइम मांग रहा है। अब मोहन हमारा नया कस्टमर है, तो हम क्या करते हैं, हम मोहन को यही कहते हैं कि भाई ठीक है हम आपको क्रेडिट सेल कर रहे हैं, लेकिन आप जो है हमें पेमेंट कब करेंगे। तो हम कहते हैं यही बात आप रिटर्न में दे दीजिए। तो ऐसे में फिर मोहन ये कहता है कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं आप तैयार कर लीजिए, जहां आप कहेंगे मैं वहां साइन कर दूंगा। तो ऐसे में फिर हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसमें यही डिटेल होती है कि भी हम मोहन को गुड्स बेच रहे हैं और 2 महीने बाद वो इस डेट पर जो भी होल्डर होगा इस डॉक्यूमेंट का वो उसको पेमेंट कर देगा, और नीचे जो है मोहन एक्सेप्टेड बाय करके साइन करके वो डॉक्यूमेंट हमें वापस कर देता है। तो वो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो हमारा बिल्स रिसीवेबल कहलाता है, या इसे हम BRB कहते हैं। तो बिल रिसीवेबल और कुछ नहीं है कि रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारा डेटर जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि पर्टिकुलर डेट पर वो पेमेंट कर देगा। सिंपल, अभी आपको इतना ध्यान रखना है, ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये हमारी जो है एक कनेक्टिविटी है हर एक टर्म के बीच में। सबसे पहले गुड्स के बाद हमने सेल्स की बात करी, सेल्स के बाद हमने कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स की बात करी, क्रेडिट सेल्स से डेटर्स आए, डेटर्स से बिल रिसीवेबल आए। अब हम अगले पॉइंट में जाते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि कोई डेटर हमें पेमेंट नहीं करता। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, मतलब हो सकता है फाइनेंशियली वो जो है साउंड ना रहे, ठीक है, और पैसा खत्म हो जाता है, या कई लोगों का बिजनेस बंद हो जाता है, वो पैसा नहीं दे पाते। तो यहीं पे मोहन को ही हम लेके चल देते हैं। सपोज मोहन जो है हमने उससे 20,000 रुपए लेने थे और मोहन जो है किसी वजह से
वो 20,000 नहीं दे पाता, मतलब उसका बिजनेस में लॉस हो गया बहुत ज्यादा। अब हम उसके पास गए तो वो कहता है मैं कुछ भी नहीं दे सकता। तो ऐसे में जो 20,000 रुपए थे वो पैसा आपका डूब गया, मतलब अब वो रिकवर नहीं होगा, ये हमारा एक नुकसान है। और नुकसान को हम बेसिकली बैड डेब्ट्स कहते हैं। तो बैड डेब्ट्स और कुछ नहीं होता, जब कोई डेटर हमें पेमेंट नहीं करता, पैसा डूब जाता है, रिकवरी नहीं होती हमें, तो ये हमारा नुकसान कहलाता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टर्म क्लियर करेंगे, सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न्स का मतलब क्या है, जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है कि जो हमने गुड्स बेचे थे वो वापस आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कई बार क्या होता है कि जब हम गुड्स बेचते हैं तो उनमें से कुछ डिफेक्टेड गुड्स निकल आते हैं, तो कस्टमर वो हमें वापस कर देता है। तो किसी भी रीजन से अगर कोई कस्टमर हमें गुड्स वापस भेज देता है तो इसे सेल्स रिटर्न्स कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको गुड्स के फ्लो को ध्यान रखना है। तो गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, तो गुड्स का फ्लो क्या है, इनवर्ड। तो इसलिए सेल्स रिटर्न्स को रिटर्न्स इनवर्ड भी कहते हैं, रिटर्न्स इन भी कहते हैं, और रिटर्न्स ब्रैकेट में डेबिट भी कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम है जो सेल्स रिटर्न्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहां तक ये हमारी सारी टर्म्स आती हैं। उम्मीद है कि ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होंगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी परचेजेस। स्पेलिंग पे आपको ध्यान देना है, परचेजेस, परचेज नहीं लिखना है, परचेजेस टर्म है। अब ये परचेजेस वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, गुड्स खरीदने के लिए। तो जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो हम परचेजेस वर्ड यूज करते हैं अकाउंट्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी मोटर पार्ट्स की शॉप है, अब हमने मोटर पार्ट्स खरीदे 20 लाख रुपए के। तो एक तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि गुड्स परचेज्ड फॉर ₹20 लाख, ठीक है। या फिर इन शॉर्ट मैं आपको ये कह सकता हूं कि आज मैंने 20 लाख की परचेजेस करी। आप वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, आज मैंने 20 लाख की परचेजेस करी, खाली परचेजेस बोल रहा हूं और कुछ नहीं। तो ये किसको इंडिकेट करेगा, गुड्स को। आज मैंने 10 लाख की परचेजेस करी, तो ये किसको इंडिकेट करेगा, गुड्स को। तो परचेजेस टर्म सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए यूज की जाती है, किसी और टर्म के लिए नहीं आती। तो अब वही बात है, परचेजेस भी हमारी दो टाइप की होती है, एक कैश परचेजेस, एक क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस जैसा कि नाम से सजेस्ट है कि इसमें गुड्स जो हैं वो कैश बेसिस पे खरीदे जाते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, गुड्स आते हैं और कैश जाता है। जबकि क्रेडिट परचेजेस में क्या होता है, गुड्स हम उधार में खरीद रहे हैं, क्रेडिट बेसिस पे खरीद रहे हैं। तो जब हम गुड्स उधार में खरीदते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन या फर्म होगी जिससे हम गुड्स उधार में खरीद रहे हैं, और उस पर्सन या फर्म को हमें पेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो ऐसे पर्सन या फर्म जिनसे हमने गुड्स उधार में खरीदे हैं और उनको पेमेंट करनी है, वो हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं, या उन्हें हम सप्लायर्स भी कहते हैं। तो यहां पर जो मेन पॉइंट है वो ये कि क्रेडिटर कौन होते हैं, वो पर्सन या फर्म जिनसे हमने क्रेडिट बेसिस पर गुड्स खरीदे हैं और हमने उनको पेमेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने सोहन से 10 लाख के गुड्स उधार में खरीदे, क्रेडिट बेसिस पे खरीदे। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि सोहन को हमने 10 लाख रुपए देने, तो यहां पर सोहन हमारा क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। तो सोहन को जो है हम अपना क्रेडिटर्स मानेंगे। अब वही बात आती है कि जैसे जब हम इस तरीके से बिजनेस करते हैं तो क्रेडिटर्स भी अपनी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करवा सकते हैं कि भाई आप जो है लिख कर दे दीजिए कि आप हमें पेमेंट किस डेट पर करेंगे। तो ऐसे में फिर हम कहते हैं कि ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी आपने डॉक्यूमेंट तैयार करना है आप कर लीजिए, जहां आप कहेंगे वहां साइन कर देंगे। तो जैसे सपोज सोहन से हम 10 लाख के गुड्स खरीद रहे हैं और हम उससे 3 महीने का टाइम मांग रहे हैं। अब सोहन जो है वो ये कहता है कि आप एक्सेप्ट करके दे दीजिए कि भाई आप 3 महीने बाद इस डेट पर पेमेंट कर देंगे। तो हम कहते हैं कि ठीक है, आप डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिए, जहां आप कहेंगे वहां साइन कर देंगे। तो ऐसे में क्रेडिटर भी जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाते हैं, उसमें यही डिटेल होती है कि वो हमें गुड्स बेच रहे हैं, 3 महीने बाद हम उनको पेमेंट कर देंगे, जो भी लेकर डॉक्यूमेंट लेकर आएगा। तो हम उस पर जो है साइन करके वो डॉक्यूमेंट सोहन को वापस कर देते हैं। तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे लिए बिल्स पेबल कहलाता है, जिसे शॉर्ट में बीपी भी कहा जाता है। तो ये जो हमारी आइटम्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये सारी टर्म्स आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म हम
परचेजेज रिटर्न्स की बात करते हैं। परचेजेज रिटर्न्स जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि जो हमने गुड्स खरीदे थे वो हम वापस कर रहे हैं। मतलब जब हम गुड्स खरीदते हैं तो कई बार उसमें से डिफेक्टेड गुड्स निकलाते हैं, या कई बार उसमें ज्यादा क्वांटिटी भी आ सकती है हमारे पास, मतलब जितना हमने ऑर्डर किया था उससे ज्यादा आ गया, और तो जो फालतू हमारे पास आए हैं गुड्स वो हम वापस कर रहे हैं। तो यहाँ पे परचेजेज रिटर्न्स में हम क्या कर रहे हैं, गुड्स वापस कर रहे हैं क्योंकि वो डिफेक्टेड निकला है या ज्यादा आ गए हमारे पास। तो यहाँ पे आप गुड्स का जो फ्लो है उस पर ध्यान देंगे। तो गुड्स जा रहे हैं, बिजनेस के बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए इसको रिटर्न्स आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब है बाहर की तरफ, और या रिटर्न्स आउट या रिटर्न्स क्रेडिट भी कहते हैं। अच्छा, तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली सबसे पहले आप लोकेशन देखेंगे जहां पे आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं। सपोज हमें कोई पीस ऑफ लैंड वो 50 लाख रुपए का हमें मिलता है। फिर हम क्या करते हैं, उस पर बिल्डिंग खड़ी करते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है आपका बिल्डिंग्स बनाने में हमारा जो है सपोज 25 लाख रुपीज खर्च होता है। एक बार बिल्डिंग बन गई तो फिर उसके बाद उसमें फर्नीचर वगैरह हम लेकर आते हैं। फर्नीचर सपोज हमारा 5 लाख रुपए का आता है। फिर हम क्या करेंगे, जो हम गुड्स बेचना चाहते हैं, ठीक है, वो हम गुड्स खरीदेंगे। तो सपोज हमने गुड्स खरीदे 15 लाख के, 15 लाख के, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ हम कैश भी रखते हैं सेफ में। सपोज 5 लाख का हमने कैश भी रखा। तो अब जो है ये हमारी शॉप बनकर तैयार हो गई और आज हम उस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब तक जो हमारा टोटल अमाउंट है वो हमारा कितना बना, बताइए कितना बना? 1 करोड़। तो बिजनेस को स्टार्ट करने में हमारा 1 करोड़ रुपए लग गया। तो अब थोड़ा सा आपको जो समझना है इसके अंदर वो क्या है कि ये जो हमारी आइटम्स हैं, क्या लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुड्स, कैश, देखिए इन आइटम्स की एक तो मार्केट में वैल्यू है, इनको मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है। और दूसरा क्या होता है कि ये बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड की बात करते हैं तो लैंड एक बेस प्रोवाइड करता है जहां पर आप जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्डिंग है तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है आंधी तूफान चोरी चकारी से, ठीक है। फर्नीचर है तो वो मस्ट है, कस्टमर आएगा तो बैठेगा कहाँ पर, ठीक है। गुड्स तो है ही जिसका हम बिजनेस करना चाहते हैं और प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, और कैश की वैल्यू तो होती होती है। तो ये जितनी भी आइटम अभी हमने बिजनेस में लगाई है, ठीक है, इनकी मार्केट में वैल्यू है और ये बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। तो इसलिए ये बिजनेस की असेट्स कहलाती हैं। तो असेट्स क्या होती हैं, सिंपल वे में आप ध्यान रख सकते हैं कि ये वो वैल्यूएबल आइटम्स होती हैं जिन्हें मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है और ये बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब देखिए जितनी भी एसेट्स हैं ये किसने लगाई हैं, ऑनर ने। किस में लगाई हैं, बिजनेस में। क्यों लगाई हैं, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक है। तो वो सारी एसेट्स जो ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है या बिजनेस में लगाता है ये उसकी कैपिटल भी कहलाती है। तो कैपिटल कोई अलग से चीज नहीं है, वो सारी एसेट्स जो ऑनर लगाता है बिजनेस में ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके वो उसकी कैपिटल भी कहलाती है। तो अब हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करने में 1 करोड़ की एसेट्स लगी, और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करने में 1 करोड़ की कैपिटल लगी। तो यहां तक जो है ये आपका कंसेप्ट कैपिटल का बनता है। अब देखिए बहुत सिंपल वे में सोचिए, जब आप बिजनेस करते हैं तो हमेशा क्या ऑनर ही सारा पैसा लगाता है? नहीं, कभी कभी ऑनर को भी जो है कुछ उधार लेना पड़ जाता है, लोन वगैरह लेना पड़ जाता है बैंक से, या क्रेडिटर्स से गुड्स उधार में खरीदने पड़ जाते हैं। तो एज्यूम कर रहे हैं कि सपोज हमने 5 लाख के गुड्स उधार में खरीदे, तो डेफिनेटली कोई ना कोई हमारा क्रेडिटर बनेगा, ठीक है, जिसको हमने पेमेंट करनी है। तो अब हमने 5 लाख के गुड्स उधार में खरीदे, तो यहां पर ये जो 5 लाख रुपए है ये आपको देना पड़ेगा। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे किसी को पैसा देना है या आपके ऊपर कर्जा है, ठीक है, तो वो हमेशा आपके क्या कहलाती हैं, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज और कुछ नहीं है, एक तरीके से कर्जे को ही हम लायबिलिटीज कह देते हैं। तो यहां पर अब हमारे पास जो टोटल एसेट्स हैं वो कितनी की हो गई, 1 करोड़ 5 लाख की, ठीक है। अब अगर हम इसको इक्वेशन वाइज लिखें तो हमारा 1 करोड़ 5 लाख इज इक्वल टू 5 लाख प्लस 1 करोड़।
तो एक तरीके से जो 1,05,00,000 है वो क्या हमारी टोटल एसेट्स हैं, जो किसके बराबर है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो यहां पर ये जो इक्वेशन है इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं, और ये आपके जो है नेक्स्ट चैप्टर्स में भी आएगा चैप्टर, ये हम उसमें कवर अप करेंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ बेसिक्स में समझना है कि बिजनेस का अपना कुछ नहीं होता। बिजनेस में जो भी अमाउंट आता है, इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, या तो वो ऑनर लगाता है जो उसकी कैपिटल कहलाती है, या फिर अगर उधार में लिया जाता है तो वो फिर लायबिलिटीज बन जाती है। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। आप कैपिटल प्लस लायबिलिटीज मत लिखना, उसका एक रीजन है कि नॉर्मली ये कहा जाता है कि जब भी बिजनेस किया जाता है तो जो आउटसाइडर्स हैं, ठीक है, उनका ध्यान पहले रखना है, मतलब उनकी पेमेंट पहले करनी है, बाद में ओनर को देखेंगे। तो इसलिए लायबिलिटीज प्लस कैपिटल करके लिखा जाता है। ये पॉइंट भी अभी से आपको बेसिक्स में ध्यान रखना है। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि देखिए, अब जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट करने में 1 करोड़ रुपए लगाया। अब ड्यूरिंग द ईयर क्या होता है कि हमें ये लगता है कि 20 लाख की एक मशीनरी आ रही है, जो नई मशीनरी है, नई टेक्नोलॉजी के साथ। तो हम ये सोच रहे हैं कि 20 लाख की मशीनरी खरीद के अगर हम फैक्ट्री में इंस्टॉल कर लें तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, कॉस्ट भी कम आएगी और प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि सपोज ओनर जो है वो 20 लाख की मशीनरी खरीद के बिजनेस में लगा देता है। तो देखिए, यहां पर 1 करोड़ की तो कैपिटल उसने पहले भी लगाई थी। अब 20 लाख की उसने मशीनरी खरीद कर वो 20 लाख भी बिजनेस में लगा दिया। तो अब उसकी जो टोटल अमाउंट है वो इंक्रीज होके कितना हो जाएगा, 1,20,00,000। तो ये जो 20 लाख रुपए उसने और लगाए हैं, इसे हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल। अब वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, एडिशनल का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। तो कई बार जैसे आपने सुना भी होगा 10th में कि आप एडिशनल सब्जेक्ट ले लीजिए, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लीजिए। तो यहां पर भी सेम उसी सेंस में ये एडिशनल कैपिटल कहलाती है। एडिशनल कैपिटल को फ्रेश कैपिटल भी कहते हैं, फर्दर कैपिटल भी कहते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर भी वो कुछ इस तरीके से कह सकता है। तो एडिशनल कैपिटल की वजह से ओनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम फिर दोबारा से उसी एग्जाम्पल पे वापस जा रहे हैं कि जो बिजनेस को स्टार्ट करने में 1 करोड़ रुपए लगा था, वहां पे हमारा कैश जो था, जो शॉप में पड़ा हुआ है सेफ के अंदर, वो है 5 लाख रुपए। अब ओनर क्या करता है, उसमें से 1 लाख रुपए कैश निकालता है, घर ले जाता है और खर्च कर देता है। अब आप देखिए, जो शॉप है उसमें आपका जो अमाउंट था वो 5 लाख का था, लेकिन अब वो 1 लाख उसने निकाल लिया, तो शॉप में कितना अमाउंट रह गया, 4 लाख। अब अगर हम टोटल दोबारा करें, ठीक है, सारी आइटम्स का, तो आपका जो कैपिटल का अमाउंट है वो 1 करोड़ नहीं आएगा, वो कितना आएगा, 99 lakhs। तो यहां पर क्या हुआ, उसकी कैपिटल कम हो गई क्योंकि कैश कम हो गया शॉप में। तो ये जो 1 लाख रुपए उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, इसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स के लिए वो अलग अलग वर्डिंग यूज कर सकता है, न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। विड्रू फॉर पर्सनल यूज, या इसको विड्रू फॉर प्राइवेट यूज भी कह सकता है, विड्रू फॉर डोमेस्टिक पर्पस, या विड्रॉल्स भी कह सकता है, या विड्रू फ्रॉम बिजनेस भी कह सकता है। तो यहां पर ये अलग अलग नाम है ड्राइंग्स के, और ड्राइंग्स का नेट इफेक्ट क्या होता है, आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको अब तक की सारी टर्म्स क्लियर हो गई होगी, और इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ नई टर्म्स बताऊंगा, कुछ नए टॉपिक्स बताऊंगा, और तब तक के लिए बाय बाय।